आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें नामांकन की तिथि 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 14 लाख नए मतदाता बिहार की मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। आयोग ने पिछले कुछ हफ्तों में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के साथ कई अहम बैठक की है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद जो सूची जारी होगी वही अंतिम मानी जाएगी। अब सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन और रणनीति को तय करने में लगी है। यानी बिहार का सियासी तापमान अब तेजी से चढ़ने वाला है और जनता के बीच चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये इन 2 फेज का चुनाव कहां-कहां होने वाला है और राजनीतिक पार्टियों की क्या-क्या तैयारी है। चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होगा चुनाव। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर को और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि इन तारीखों को त्योहारों को देखते हुए तय किया गया है, ताकि सभी अपनी अपनी तैयारियों को आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। तो वहीं ये चुनाव 2 चरणों में होगा और पहले फेज में 121 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 243 सीटों पर चुनाव खत्म होंगे। तो वहीं पहले फेज के स्केड्यूल की बात करें तो 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन की तारीख है, 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और 18 अक्टूबर को नामांकन जांच की आखिरी तारीख है। 20 तारीख तक अगर किसी को अपना नामांकन वापस लेना है तो वो ले सकता है। फिर 6 और 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सी चीजों पर सख्त ध्यान दिया है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। साथ ही इस बार पेट्रोलियम पर भी खास नजर रखी गई है, क्योंकि विपक्ष चुनाव हो जाने के बाद हर बार ये दावे और आरोप लगाता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम खराब है। ये सब आरोप हर बार लगाए जाते हैं और जैसा कि इस बार बात बिहार चुनाव की है, तो जाहिर है यहाँ पर पहले लालू यादव जब बिहार की सत्ता के राजा थे, तब बूथों को ही लूट लिया जाता था। ना प्रशासन का डर होता था, ना कानून का खौफ, और जंगल राज खुलेआम कायम रहता था। और कहीं इन सभी घटनाओं को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग किसी प्रकार की चूक नहीं चाहता है। ऐसे में एक उदाहरण देते हुए आयोग ने समझाया कि बिहार में कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं। जैसे दियारा इलाके में जो 250 पोलिंग बूथ है, वहां घोड़े से पेट्रोलिंग होती है। इसी तरह लगभग 190 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर नाव से पोलिंग पार्टियां जाती हैं। बिहार का एक बड़ा भूभाग हर साल बाढ़ का शिकार हो जाता है। बाढ़ के पानी से सैकड़ों गांव कट जाते हैं। ऐसे में उन तक मदद पहुंचाने के लिए अक्सर नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं अगर बात करें पार्टियों की, तो क्या 2 फेज के चुनाव से पार्टियों को किसी प्रकार का नुकसान होगा या फिर फायदा? चलिए जानते हैं। क्योंकि कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि चुनाव छठ पर्व के करीब यानी कि 28 अक्टूबर के 2-3 दिन के भीतर करवाना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि प्रवासी बिहारियों को मत देने का मौका मिलता। लेकिन चुनाव आयोग ने अब जब छठ के 1 हफ्ते बाद चुनाव कराने की घोषणा की है, तो इससे बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोग, काम करने जाने वाले लोगों के लिए रुककर वोट डालना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का अपना काम, नौकरी होता है, बच्चों के स्कूल और परीक्षाएं और नौकरियां भी है। ऐसे में जो प्रवासी आएंगे वो बिना मतदान के हिस्सा बने ही वापस लौट जाएंगे। बता दें कि बिहार में राजनीतिक दलों के आंकड़ों में करीब 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर प्रवास करते हैं। वहीं ऐसे लोग करीब 90 लाख से ज्यादा 18 साल से अधिक आयु के हैं,
जो वोटर है। बता दें कि ये संख्या 2011 की जनगणना में करीब 75 लाख थी। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या फिर एनडीए की पक्ष को। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है, जहां लाखों प्रवासी घर लौटते हैं। राजनीतिक दलों ने आयोग से छठ के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की थी, ताकि मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़े। लेकिन अब अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि 28 अक्टूबर को छठ पर्व की समाप्ति के बाद नवंबर में चुनाव की तारीखों तक प्रवासी काम पर वापस लौट चुके होंगे। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन की मजबूरियां उन्हें वोट डालने से रोक सकती है। हालांकि प्रवासी मतदाता ज्यादातर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनावी रणनीतियों में प्रवासी वोटरों का आकलन करना आवश्यक है। महागठबंधन को फायदा या नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस हद तक अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ला पाते हैं। ग्रामीण और स्थानीय वोटरों पर महागठबंधन की मजबूत पकड़ है। प्रवासी मतदाताओं की अनुपस्थिति उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि छठ के करीब चुनाव से टर्नआउट 5 से 10% बढ़ सकता था, जो महागठबंधन को फायदा देता। अब ऐसे में महागठबंधन को अपने समर्थकों को समय से मतदान कराने के लिए सक्रिय प्रचार करना होगा। तो वहीं एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय संगठन और वोटिंग नेटवर्क के जरिए लाभ उठा सकता है। एनडीए का आधार अधिकतर स्थायी और स्थानीय मतदाता है। 2 चरणों की मतदान प्रक्रिया और प्रवासी मतदाताओं की अनुपस्थिति एनडीए को अधिक फायदेमंद पहुंचा सकती है। इस बार एनडीए का एजेंडा विकास, अनुभव और स्थिरता पर केंद्रित है, जिससे स्थायी वोटरों की भागीदारी उन्हें मजबूत बना सकती है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कौन कितनी मजबूती और सूझबूझ के साथ अपना प्रदर्शन करता है। बाकी तो बिहार की जनता ही तय करेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।